आज हम करेंगे क्वेश्चन 6 चैप्टर 2 H.C. वर्मा का। टू वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड 3 यूनिट एंड 4 यूनिट रिस्पेक्टिवली। व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन देम इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज 1 यूनिट, बी केस में है 5 यूनिट एंड सी केस में 7 यूनिट। मतलब आपको यहाँ पर तीन केसेस के लिए इन दोनों वेक्टर्स के बीच एंगल निकालना है जब रिजल्टेंट 1 यूनिट हो, बी में रिजल्टेंट 5 यूनिट हो और सी में रिजल्टेंट 7 यूनिट हो। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है वेक्टर ए इज मैग्नीट्यूड इज 3 यूनिट एंड वेक्टर बी इज मैग्नीट्यूड इज 4 यूनिट एंड लेट द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा, जो हमें फाइंड आउट करना है। इसको हमने थीटा लेट कर लिया है एंड इफ आर इसका रिजल्टेंट है ना। तो फर्स्ट केस के लिए आर की वैल्यू 1 यूनिट लेंगे, सेकंड केस में 5 यूनिट और थर्ड केस में 7 यूनिट। तो अब हमको पता है कि रिजल्टेंट ऑफ अ वेक्टर का फॉर्मूला होता है कि मैग्नीट्यूड उसका होता है रिजल्टेंट ऑफ अ वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, जहाँ पर ए पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, बी दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और थीटा जो है वो दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है ना। तो अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं और इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहले इसका स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ पर आर का स्क्वायर आ जाएगा, मतलब रिजल्टेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू ये अंडर रूट के अंदर जो है वो वैसा का वैसा ही आ जाएगा, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब यहाँ पर हमको पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 दिया है तो ए की जगह हम 3 लिख देंगे, तो 3 स्क्वायर, बी की वैल्यू 4 है तो 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 4 इंटू कॉस थीटा। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 9 प्लस 16 प्लस 24 कॉस थीटा। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर ऐड करेंगे 16 और 9 को तो ये 25 प्लस 24 कॉस थीटा आ जाएगा। तो ये इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं और अब हम इक्वेशन नंबर 1 को ही लेकर तीनों केसेस सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आर की वैल्यू जब हम 1 यूनिट रखेंगे तो पहला केस हो जाएगा, है ना। पहले केस में हमको दिया हुआ है कि जब मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो, ठीक है, तो आर इज इक्वल टू 1 यूनिट है, तब आपने यहाँ पर आर की जगह 1 लिख दिया इक्वेशन नंबर 1 में। तो 1 स्क्वायर मतलब 1 इज इक्वल टू 25 प्लस 24 कॉस थीटा। अब 25 इधर से इस साइड आएगा तो माइनस 25 हो जाएगा और माइनस 25 प्लस 1 माइनस 24 हो जाएगा। तो कॉस थीटा का वैल्यू आ जाएगा -1 और कॉस थीटा का वैल्यू -1 होता है। तो अब आपको पता है ये माइनस को आप ऐसा ही रहने दो और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, इसलिए हमने इस 1 को रिप्लेस कर यहाँ पर साइन 90 लिख दिया, ठीक है। लेकिन आपको एक और पता है कि हमको कॉस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। ये वाली आइडेंटिटी याद रखना, कॉस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। यहाँ पर थीटा की जगह 90 है तो यहाँ पर माइनस साइन 90 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस 90 प्लस 90, क्योंकि यहाँ पर हमारा लेफ्ट हैंड साइड में कॉस थीटा है ना। तो यहाँ पर हमारा लेफ्ट हैंड साइड में कॉस थीटा है तो हमको राइट हैंड साइड में भी कॉस थीटा लाने के लिए हमने ऐसा किया है कि माइनस साइन 90 को हमने रिप्लेस किया कॉस 90 प्लस 90, मतलब कॉस कितना हो गया 180। मतलब फर्स्ट केस में इन दोनों को हम इक्वेट करेंगे कि कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 180 विच इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो फर्स्ट केस के लिए थीटा 180 डिग्री आया। अब सेकंड केस में इसी इक्वेशन में आप आर की जगह जो वैल्यू दी हुई है ना, यूनिट रिजल्टेंट इज इक्वल टू 5 यूनिट्स, तो वो रखेंगे। तो यहाँ पर आर स्क्वायर की जगह आपका क्या हो जाएगा 25, क्योंकि आर की वैल्यू 5 है तो 25 इज इक्वल टू 25 प्लस 24 कॉस थीटा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा तो 24 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। मतलब कॉस थीटा की वैल्यू 0 कब होती है, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो, है ना। ये तो आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाई। तो दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री जब रिजल्टेंट की वैल्यू 5 यूनिट हो। अब थर्ड केस करते हैं, 7 यूनिट है तब एंगल निकालना है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर मतलब 49, हम इक्वेशन 1 ही लेंगे और इक्वेशन 1 के राइट हैंड साइड में है 25 प्लस 24 कॉस थीटा। 25 इस साइड में आ जाएगा तो 49 माइनस 25 इज इक्वल टू 24, तो 24 इज इक्वल टू 24 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 1। जब कॉस थीटा की वैल्यू 1 होती है तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होता है, मतलब दोनों वेक्टर्स के बीच एंगल कितना होगा 0 डिग्री, अगर दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट 7 यूनिट चाहिए तो, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मुझे आप कमेंट करके यहाँ पर बताएं कि अगर दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 60 डिग्री हो देन व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट, मतलब आर वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी। अगर आपको हमारे वीडियो कुछ हेल्पफुल लग रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। अ स्पाई रिपोर्ट अबाउट अ सस्पेक्टेड कार रीड्स एज फॉलोज, द कार मूव्ड 2 किलोमीटर towards east, made a perpendicular left turn, ran for 500 meter, made a perpendicular right turn, ran for 4 kilometer and stopped. Find the displacement of the car। मतलब ये जो कार है, ये कार किस तरह से मूव हुई है, ये डिफरेंट डायरेक्शंस और कितना कितना चली है वो बताया हुआ है। तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस हमको बताना है, क्योंकि यहाँ पर हमको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है ना। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा सबसे पहला काम होगा कि हम यहाँ पर हम डायरेक्शन बना लें। तो डायरेक्शन बनाने में क्या होता है, हमेशा अपवर्ड नॉर्थ रहती है, डाउनवर्ड साउथ रहती है और राइट हैंड साइड में ईस्ट रहती है और लेफ्ट हैंड साइड में वेस्ट रहती है ना। अब आपके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले जो कार है, कार का स्टार्टिंग पॉइंट लेट ए मान लेते हैं आप। तो कार सबसे पहले चलती है 2 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, मतलब इस डायरेक्शन में 2 किलोमीटर चलती है। तो इस डायरेक्शन में आप 2 किलोमीटर चला दें इसको, ये डायरेक्शन बता दें, लेंथ कितनी है इसकी 2 किलोमीटर। उसके बाद परपेंडिकुलर टर्न लेता है, मतलब 90 डिग्री से घूमेगा और उसके बाद वो लेता है 90 डिग्री टर्न। आप क्वेश्चन साथ में पैरेलल अपनी बुक H.C. वर्मा की खोल के रख लें और पढ़ें, तो वो टूवर्ड्स लेफ्ट टर्न लेता है और 500 मीटर चलता है। 500 मीटर मतलब कितने किलोमीटर, 0.5 किलोमीटर। तो ये 0.5 किलोमीटर इस डायरेक्शन में चला,
ठीक है। और उसके बाद फिर से अगेन इट टेक परपेंडिकुलर टर्न, राइट टर्न लेता है। राइट टर्न मतलब यहाँ पर अगर आप इस डायरेक्शन में आप फेसिंग होंगे तो आप राइट हैंड साइड मतलब आपका ये वाला हाथ होगा, तो इस साइड में ये परपेंडिकुलर टर्न लेकर इस डायरेक्शन में चलता है ये 4 किलोमीटर। ये आपको क्वेश्चन में सब गिवन है। तो आप ये फाइनली पहुंचता है बी पॉइंट पर, तो आपको इसका डिस्प्लेसमेंट बताना है। अब डिस्प्लेसमेंट मतलब मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। अब मिनिमम डिस्टेंस मतलब पॉइंट ए और बी के बीच का मिनिमम डिस्टेंस इन दोनों को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन होगी। मतलब हमको ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालनी है विथ एक्स एक्सिस, है ना। ए बी वेक्टर जो होगा, ये डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि जो एक्स डायरेक्शन मतलब जो ये डायरेक्शन है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इधर आप यूनिट वेक्टर आई कैप ले लें। सेम ये भी वही पैरेलल डायरेक्शन हुई तो यहाँ पर भी आई कैप हो जाएगा, और इसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगी वो वाई एक्सिस हो गई तो वो जे कैप हो जाएगा। आपको पता है एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर आई कैप होता है और वाई एक्सिस में यूनिट वेक्टर जे कैप होता है। तो अगर हम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनके मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होंगे। मतलब ये जो कार चली है वो एक्स एक्सिस में कितना वेक्टर चली है, पहले 2 किलोमीटर, फिर वाई एक्सिस में 0.5 जे इसका वेक्टर है, और उसके बाद फिर से 4i इसका अगेन एक्स एक्सिस में है ना। तो हम ए बी वेक्टर को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें, डिस्प्लेसमेंट को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो आप क्या लिखोगे, ए बी वेक्टर विच इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 0.5 जे कैप प्लस 4i कैप। अब ये आई अगेन एड हो जाएंगे तो 6i कैप प्लस 0.5 जे कैप। अब ये वेक्टर आ गया आपका, कौन सा वेक्टर आ गया, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। अब ये तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आया, लेकिन हमको उन्होंने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं पूछा है, हमको उन्होंने डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पूछा है, मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो आपको ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ए वेक्टर दिया हो और उसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो उसका मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या होता है, ये होता है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, जहाँ a1 a2 और a3 ए बी वेक्टर के एक्स वाई और जेड डायरेक्शन के कंपोनेंट है। तो यहाँ पर ए बी वेक्टर में a1 की वैल्यू 6 है, a2 की वैल्यू 0.5 है और a3 की वैल्यू 0 है, क्योंकि z के बारे में बात नहीं हुई है। तो आपके मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा √6 स्क्वायर प्लस 0.5 स्क्वायर विच इज इक्वल टू, तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा √36.25, और यहाँ पर आएगा किलोमीटर, क्योंकि यहाँ पर यूनिट चल रही थी किलोमीटर। और फिजिक्स में यूनिट्स लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप फाइनल रिजल्ट निकालते हैं। तो अभी आपने इसका मैग्नीट्यूड निकाला है, लेकिन साथ में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होने के कारण आपको इसकी डायरेक्शन निकालना भी इसेंशियल है। डायरेक्शन मतलब इधर एक्स एक्सिस है, ये आपकी एक्स एक्सिस है ना, तो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है वो निकालना है, मतलब आपको टेन थीटा निकालना है। तो इस वेक्टर के लिए अगर आपको टेन थीटा निकालना हो, ए बी वेक्टर के लिए आपको टेन थीटा निकालना हो, तो आपने वेक्टर एनालिसिस में पढ़ा है कि टेन थीटा इज इक्वल टू होता है वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट अपॉन एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट, है ना। तो अब यहाँ पर वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना है 0.5 और एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना है 6, ठीक है। तो आपका टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा वेयर थीटा इज व्हाट, टेन थीटा वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड एक्स एक्सिस। सो टेन थीटा विल बी इक्वल टू 0.5 अपॉन 6, दैट विल बी इक्वल टू 5 अपॉन 60 एंड दैट विल बी इक्वल टू 1/12। सो योर थीटा विल बी टेन इनवर्स 1 अपॉन। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि व्हाट इज़ यूनिट वेक्टर अलॉन्ग जेड एक्सिस। अगर आपको हमारे वीडियो थोड़े से भी हेल्पफुल लग रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें, वीडियोज़ को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।